हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे न्यू एनसीईआरटी क्लास 12 ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट को देखेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो क्या देखेंगे? पॉपुलेशन, जनसंख्या। देखते हैं, लोग किसी देश के अत्यंत महत्वपूर्ण घटक होते हैं। भारत अपनी 121 करोड़ 2011 जनसंख्या के साथ चीन के बाद विश्व में दूसरा सघनतम बसा हुआ देश है। अभी भारत का पॉपुलेशन नंबर 1 पे है, यानी 143 बिलियन तक पहुंच गया है भारत का अभी पॉपुलेशन। पहले पायदान पे है, चाइना सेकेंड स्थान पे है। तो इसमें दूसरा सघनतम बसा हुआ देश है। भारत की जनसंख्या उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की मिलाकर कुल जनसंख्या से भी अधिक है। प्राय यह तर्क दिया जाता है कि इतनी बड़ी जनसंख्या निश्चित तौर पर इसके सीमित संसाधनों पर दबाव डालती है और अनेक सामाजिक आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी है। इस अध्याय में भारत की जनसंख्या के वितरण, प्रतिरूप, घनत्व, वृद्धि और संगठन के बारे में देखेंगे। हमारे देश जनसंख्या के आंकड़ों के प्रति 10 वर्ष बाद होने वाली जनगणना द्वारा एकत्रित किया जाता है। भारत में पहली जनगणना 1872 ईस्वी में, पहली जनगणना जो 1872 में हुई थी, किसके काल में? तो लॉर्ड मेयो के काल में। किसके? मेयो, याद रखिएगा। उसके बाद किंतु पहली संपूर्ण जनगणना 1881 पूछेगा तो लॉर्ड रिपन के काल में। इसको भी नोट कर लेंगे, पहली बार किया गया था। ठीक है, देखते हैं हम लोग। ये आप लोग देख सकते हैं, यानी 2 लाख देख सकते हैं आप लोग। 2 लाख से अधिक व्यक्ति, ये बिंदु का मतलब है, पॉइंट का मतलब 2 लाख से अधिक व्यक्ति यहाँ पाए जाते हैं। कहाँ? इस बेल्ट में। इस बेल्ट में कौन कौन बेल्ट में आता है? तो इस बेल्ट में बात करें तो यहाँ से ऊपर जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, आपको उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार, ये सब बेल्ट आता है। पश्चिम बंगाल, ठीक है, ये देख सकते हैं ये सब बेल्ट। नेक्स्ट देखते हैं, देख सकते हैं बिंदु का मतलब 2 लाख व्यक्ति। ठीक है, इसको आप लोग देख सकते हैं। तालिका प्रस्तुति का जांच कीजिए कि तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और गुजरात के साथ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश की जनसंख्या मिलकर देश की कुल जनसंख्या का 76% भाग है। और दूसरी और जम्मू कश्मीर 1.04%, अरुणाचल प्रदेश 0.84% और उत्तराखंड 0.83% जैसे राज्यों की जनसंख्या का आकार इनके विशाल भौगोलिक क्षेत्र के बावजूद अत्यंत छोटा है। भारत में जनसंख्या का ऐसा असमस्थानीय वितरण देश की जनसंख्या और भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक कारकों के बीच घनिष्ठ संबंध प्रकट करता है। जहां भौतिक कारकों का संबंध है, यह स्पष्ट है कि भूविन्यास और जल की उपलब्धता के साथ जलवायु प्रमुख रूप से वितरण के प्रतिरूपों का निर्धारण करती है। परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि उत्तर भारत के मैदानों, डेल्टाओं, उत्तर भारत के मैदान जो हो गया डेल्टा, पश्चिम बंगाल वगैरह मैदानों में जनसंख्या का अनुपात दक्षिण और मध्य भारत के राज्यों के आंतरिक जिलों, हिमालय, उत्तर पूर्वी और पश्चिमी कुछ राज्यों की अपेक्षा उच्चतर है। फिर भी सिंचाई के विकास, राजस्थान वगैरह के क्षेत्र में सिंचाई का विकास, खनिज एवं ऊर्जा संसाधनों की उपलब्धता झारखंड में और परिवहन जाल के विकास प्रायद्वीपीय राज्यों के परिणाम स्वरूप उन क्षेत्रों में जो पहले विरल जनसंख्या क्षेत्र थे, अब जनसंख्या के माध्यम से उच्च संकेंद्रण के क्षेत्र हो गए। जनसंख्या वितरण के सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक कारकों में से महत्वपूर्ण कारक स्थायी कृषि का उद्भव और कृषि विकास, मानव बस्ती के प्रतिरूप, परिवहन जाल तंत्र का विकास, औद्योगिकरण, नगरीकरण। ऐसा देखा गया कि भारत के नदियाँ, मैदानों, तटीय क्षेत्रों में स्थित प्रदेश सदैव ही विशाल जनसंख्या सांद्रण वाले प्रदेश है। यद्यपि इन प्रदेशों में जमीन और जल जैसे प्राकृतिक संसाधनों में उपयोग के कारण निम्नीकरण हुआ है, फिर भी मानव बस्ती के आरंभिक इतिहास के परिवहन जाल तंत्र के विकास के कारण जनसंख्या का सांद्रण उच्च बना हुआ है। दूसरी ओर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई और जयपुर के नगरीय क्षेत्र औद्योगिक विकास और नगरीकरण के कारण बड़ी संख्या में ग्रामीण नगरीय प्रवासियों को आकर्षित कर रहे हैं। इसलिए इन क्षेत्रों में जनसंख्या का उच्च सांद्रण पाया जाता है। जनसंख्या का घनत्व पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या घनत्व बराबर होता है
कुल जनसंख्या गुना 100 बटा होता है क्षेत्रफल, यानी एरिया। क्षेत्रफल किलोमीटर स्क्वायर होता है, इसको याद रखेंगे। जनसंख्या के घनत्व की प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। इससे भूमि के संदर्भ में जनसंख्या के स्थानीय वितरण को बेहतर ढंग से समझने में सहायता मिलती है। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर 2011 के अनुसार 1951 ईस्वी में जनसंख्या का घनत्व 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 2011 में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होने से विगत 50 वर्षों में 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक की उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। परमिट क में दर्शाए गए आंकड़ों देश में जनसंख्या घनत्वों की स्थानीय भिन्नता का आभास करते हुए अरुणाचल प्रदेश में कम से कम 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से लेकर दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तक है। उत्तरी भारत के राज्य बिहार में कितना है, तो 1106 है, 2 नहीं होगा, 6 है। पश्चिम बंगाल में कितना है, पश्चिम बंगाल में 1029 नहीं 1028 हो जाएगा। तथा उत्तर प्रदेश में जो है, उत्तर प्रदेश में 829 जनसंख्या घनत्व, जबकि प्रायद्वीपीय भारत के राज्यों में केरल में 860 है, कि केरल में कितना है, 860 है। तमिलनाडु में 555 उच्चतर घनत्व पाया जाता है। असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा में मध्यम घनत्व पाया जाता है। हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय राज्यों और असम को छोड़कर भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में अपेक्षाकृत निम्न घनत्व डेंसिटी है, जबकि अंडमान और निकोबार द्वीप को छोड़कर केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या उच्च घनत्व पाया जाता है, यानी अंडमान निकोबार में नहीं पाया जाता है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या का घनत्व जैसा कि पहले के अनुच्छेदों में चर्चा की जा चुकी है, एक अशोधित माप है। कुल कृषित भूमि पर जनसंख्या के दबाव के संदर्भ में मानव भूमि अनुपात के बेहतर परिज्ञान के लिए कायिक और कृषीय घनत्व को है। देख सकते हैं आप लोग, ये छोटा करके मैं दिखा रहा हूँ स्ट्रक्चर, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये देख सकते हैं 1200 से अधिक का बेल्ट, ये बेल्ट पड़ता है उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश वगैरह। 800 से 1200 के बीच का बेल्ट ये है, देख सकते हैं आप लोग, रोक के देख सकते हैं। 100 से भी कम बेल्ट ये अरुणाचल प्रदेश वगैरह है। क्या करना चाहिए जो भारत जैसे विशाल कृषि जनसंख्या वाले देश के लिए सार्थक है। देख सकते हैं, कायिक घनत्व होता है कुल जनसंख्या बटा निवल कृषि क्षेत्र। कृषि घनत्व पूछा जाता है कुल कृषि जनसंख्या बटा निवल कृषित क्षेत्र। कृषि जनसंख्या में कृषक, कृषि मजदूर और उनके परिवार के मेंबर सम्मिलित होते हैं। जनसंख्या की वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि दो समय बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन को कहते हैं। इसकी दर को प्रतिशत में अभिव्यक्त किया जाता है। जनसंख्या वृद्धि दो घटक होते हैं, जिनके नाम है नेचुरल और अभिप्रेरित, जिसको इंडस कहते हैं, जबकि प्राकृतिक वृद्धि का विश्लेषण अशोधित जन्म और मृत्यु दरों से निर्धारित किया जाता है। अभिप्रेरित घटकों को किसी दिए गए क्षेत्र में लोगों के अंतर्वर्ती और बहिर्वर्ती संचलन की प्रबलता द्वारा स्पष्ट किया जाता है। फिर भी इस अध्याय में हम भारत की जनसंख्या की केवल प्राकृतिक वृद्धि को विवेचना करेंगे। भारत की जनसंख्या के दोनों दशकीय और वार्षिक वृद्धि दर बहुत ऊंचे और समय के साथ नित्य बढ़ रहे हैं। भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 1.64% नहीं, अभी 1.76% है प्रेजेंट टाइम में। विगत एक शताब्दी में भारत में जनसंख्या की वृद्धि वार्षिक जन्म दर की मृत्यु दर तथा प्रवास की दर के कारण हुई है, इसलिए यह वृद्धि विभिन्न प्रवृत्तियों को दर्शाती है। इस अवधि में वृद्धि की 4 सुस्पष्ट प्रावस्थाओं को पहचाना गया है। देख सकते हैं आप लोग, 1901 में जो थे कुछ भी नहीं था उसका वृद्धि दर। सबसे इम्पोर्टेंट है 21 का, इसमें माइनस में था वृद्धि दर -0.31%, और आगे देख सकते हैं 2011 में +17.64% था वृद्धि दर।
देख सकते हैं 10 के वृद्धि दर को इस तरह से देखा जाता है। P2 माइनस P1 बट माइनस डिवाइडेड P1 इंटू 100 होता है। P1 क्या है? आधार वर्ष की जनसंख्या। P2 वर्तमान वर्ष की जनसंख्या है। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखते हैं सबसे ज़्यादा यानी 25 से अधिक का बेल्ट ये है, और ये सब जितने भी है आप लोग रोक के अच्छी तरह से इसको देख सकते हैं। प्रावस्था क क्या है? 1901 से 21 की अवधि को भारत की जनसंख्या की वृद्धि इंपॉर्टेंट है, वृद्धि अथवा स्थिर प्रावस्था कहा जाता है, क्योंकि इस अवधि में वृद्धि दर अत्यंत निम्न थी। ये इंपॉर्टेंट है 1901 से 1921 तक। 1911 से 21 के दौरान ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ऊंचे थे, जिससे वृद्धि दर निम्न बनी रही। निम्न स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं, अधिकतर लोगों की निरक्षरता, भोजन और अन्य आधारभूत आवश्यकताओं का अपर्याप्त वितरण इस अवधि में मोटे तौर पर उच्च जन्म और मृत्यु दरों के उत्तरदायी थे। 1921 से 51 के बीच ये भी दशकों को जनसंख्या की स्थिर वृद्धि की अवधि के रूप में जाना जाता है। देश भर में स्वास्थ्य और स्वच्छता में व्यापक सुधारों ने मृत्यु दर को नीचे ला दिया। साथ ही साथ बेहतर परिवहन के संचार तंत्र से प्रणाली में सुधार हुआ। फलस्वरूप अशोधित जन्म दर ऊंची बनी रही, जिससे पिछली प्रावस्था की तुलना में वृद्धि दर उच्च हुई। 1920 के दशक की महान आर्थिक मंदी और द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में यह वृद्धि प्रभावशाली थी। अब देखते हैं 1951 से 81 के दशक का। ये भारत को जनसंख्या विस्फोटक की अवधि के रूप में जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, विस्फोटक अवधि के रूप में 1951 से 81 के बीच को जाना जाता है। यह देश में मृत्यु दर में तीव्र ह्रास और जनसंख्या की उच्च प्रजनन दर के कारण हुआ। औसत वृद्धि दर 2.2% तक पहुंची रही। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यही वह अवधि थी जिसमें एक केंद्रीकृत नियोजन प्रक्रिया के माध्यम से विकासात्मक कार्यों को आरंभ किया गया। अर्थव्यवस्था सुधरने लगी, जिससे अधिकांश लोगों के जीवन की दशाओं में सुधार सुनिश्चित हुआ। परिणाम स्वरूप जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि उच्च और वृद्धि दर उच्चतर हुई। इन सब के अतिरिक्त तिब्बतियों, बांग्लादेशियों, नेपालियों को देश में लाने वाले बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय प्रवास और तक कि पाकिस्तान से आने वाले लोगों ने भी उच्च वृद्धि दर में योगदान दिया। 1981 के पश्चात वर्तमान तक देश की जनसंख्या की वृद्धि दर यद्यपि ऊंची बनी रही, परंतु धीरे धीरे मंद गति से घटने लगी। ऐसी जनसंख्या वृद्धि के लिए अशोधित जन्म दर की अधोमुखी प्रवृत्ति को उत्तरदायी माना जाता है। बदले में यह देश में विवाह के समय औसत आयु में वृद्धि, जीवन की गुणवत्ता, विशेष रूप से स्त्री शिक्षा में सुधार से प्रभावित हुई। देश में जनसंख्या की वृद्धि दर अभी भी ऊंची है और विश्व विकास रिपोर्ट के द्वारा यह प्रक्षेपित किया गया है कि 2025 तक भारत की जनसंख्या 135 करोड़ की स्पष्ट करेगी। यानी भारत का जनसंख्या अभी सबसे ऊंचे पायदान पे है, यानी पहले नंबर पे कितना है? 143 बिलियन है। अब तक किया गया विश्लेषण औसत वृद्धि दर को दर्शाता है कि देश में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में वृद्धि में विस्तृत भिन्नताएं पाई जाती है, जिसकी विवेचना नीचे दिए गए हैं। देखते हैं जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय भिन्नताएं। 1991 से 2001 के दौरान भारत में के राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में जनसंख्या की वृद्धि दर सुस्पष्ट प्रतिरूप दर्शाती है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पुडुचेरी, गोवा जैसे राज्यों में निम्न वृद्धि दर पाई जाती है, जो दशक में 20% से अधिक नहीं हुई। केरल 9.4% में न केवल इस वर्ग के राज्यों में बल्कि पूरे देश में निम्नतम वृद्धि दर दर्ज की गई। देश के उत्तर पश्चिम, उत्तरी और उत्तर मध्य भागों में पश्चिम से पूर्व स्थित राज्यों की एक सतत पेटी में दक्षिणी राज्यों की अपेक्षा उच्च वृद्धि दर पाई जाती है। इस पेटी के राज्यों जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड में औसत वृद्धि दर 20 से 25% रही। वर्ष 2001 से 11 के दौरान सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में पिछले दशक 1991 से 2001 की तुलना में जनसंख्या वृद्धि दर धीमी रही। 6 सर्वाधिक राज्यों
वाले राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में 1991 से 2001 की तुलना में 2001 से 2011 में दशकीय वृद्धि दर 0% में यानी कम रही। आंध्र प्रदेश में सबसे कम 3.5% तथा महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 6.7% गिरावट हुई थी। तमिलनाडु में 3.9%, पुडुचेरी में 7.1%। पिछले दशक की तुलना में 2001 से 11 में कुछ वृद्धि दर्ज की गई। भारत में जनसंख्या वृद्धि एक महत्वपूर्ण पक्ष और किशोरों की वृद्धि है। वर्तमान में किशोरों अर्थात 10 से 19 वर्ष का आयु वर्ग का अंश 20.9% है। 2011 में 52.7% किशोर और 47.3% किशोरियाँ सम्मिलित है। किशोर जनसंख्या यद्यपि उच्च संभावनाओं से युक्त युवा जनसंख्या समझी जाती है। यदि उन्हें समुचित ढंग से मार्गदर्शित और दिशा निर्देशित न किया जाए तो वे काफ़ी शुभेद भी होते हैं। जहाँ तक इन किशोरों का संबंध में है, समाज के समक्ष अनेक चुनौतियाँ हैं, जिनमें से कुछ विवाह की निम्न आयु, निरक्षरता, विशेषतः स्त्री निरक्षरता, विद्यालय विरत छात्र, स्कूल ड्रॉप आउट, पोषकों की निम्न ग्राहट, किशोरी माताओं के उच्च मातृ मृत्यु दर, HIV/AIDS के संक्रमण की उच्च दरें, शारीरिक और मानसिक अपंगता अथवा मंदता, औषध दुरुपयोग और मदिरा सेवन, किशोर अपचार और अपराध कारण इत्यादि है। इन तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए सरकार ने किशोर वर्गों का उपयुक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए कुछ निश्चित नीतियां बनाई है ताकि इनके गुणों का बेहतर मार्गदर्शन और उपयुक्त उपयोग किया जा सके। राष्ट्रीय युवा नीति एक ऐसा उदाहरण है जिससे विशाल युवा और किशोर जनसंख्या के समग्र विकास की देखरेख हेतु अभिकल्पित किया गया है। राष्ट्रीय युवा नीति NYP 2014 इम्पोर्टेंट है, पूछा गया कब। फरवरी 2014 में आरंभ की गई, जो भारत के युवाओं के लिए एक समग्र दूरदर्शी प्रस्ताव रखती है। देश के युवाओं को अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए सक्षम बनाना और उनके द्वारा भारत के राष्ट्रों के समूह में अपना उचित स्थान प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। राष्ट्रीय युवा नीति 2014 15 से 29 वर्ष के आयु के व्यक्ति को युवा के रूप में परिभाषित करती है। भारत सरकार ने 2015 में कौशल विकास तथा उद्यमिता की नीति बनाई, जिसका उद्देश्य देश भर में हो रही कौशल से संबंधित गतिविधियों के लिए एक रूपरेखा प्रदान करना है। साथ ही साथ इन सभी गतिविधियों को एक मानक के साथ बांधना तथा विभिन्न कौशलों को इनके भाग केंद्रों के साथ जोड़ना है। ऊपर की गई विवेचना से ऐसा प्रतीत होता है कि देश में दिक् और काल के संदर्भ में जनसंख्या की वृद्धि दर में व्यापक भिन्नता पाई जाती है, जो जनसंख्या की वृद्धि से संबंधित अनेक सामाजिक समस्याओं को उजागर करती है। फिर भी जनसंख्या की वृद्धि प्रतिरूपों की बेहतर अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि जनसंख्या के सामाजिक संगठन की पड़ताल की जाए। जनसंख्या संगठन जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत अध्ययन एक स्पष्ट क्षेत्र है जिससे आयु व लिंग का विश्लेषण, निवास का स्थान, मानव जातीय लक्षण, जनजातीय भाषा, धर्म, वैवाहिक स्थिति, साक्षरता और शिक्षा, व्यावसायिक विशेषताएं आदि का अध्ययन किया जाता है। इस खंड में ग्रामीण नगरीय विशेषताओं, भाषा, धर्म और व्यवसाय के प्रतिरूपों के संदर्भ में भारत की जनसंख्या के संगठन की विवेचना की जाएगी। ग्रामीण नगरीय संगठन अपने अपने निवास के स्थानों के अनुसार जनसंख्या का संगठन सामाजिक आर्थिक विशेषताओं का एक महत्वपूर्ण सूचक है। जब देश की कुल जनसंख्या का 68.8% भाग गाँवों में रहता है तब यह भी सार्थक है। 2011 के अनुसार, क्या आप जानते हैं 2011 जनगणना के अनुसार भारत में 6,40,867 गाँव है, जिनमें से 5,97,608 यानी 93.2% गाँव बसे हुए हैं। फिर भी पूरे देश में ग्रामीण जनसंख्या का वितरण समान नहीं है। आपने ध्यान दिया होगा कि बिहार और सिक्किम जैसे राज्यों में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत बहुत अधिक है। गोवा और महाराष्ट्र राज्यों का कुल जनसंख्या का आधे से कुछ अधिक भाग गाँवों में बसता है। दूसरी ओर दादर और नगर हवेली 53.38% को छोड़कर केंद्र शासित प्रदेशों का लघु अनुपात की जनसंख्या का है। गाँव का आकार भी काफ़ी हद
तक भिन्न है। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी राज्यों, पश्चिमी राजस्थान कच्छ के रण में यह 200 व्यक्तियों से कम और केरल और महाराष्ट्र के कुछ भागों में यह 17,000 व्यक्ति तक पाया जाता है। भारत की ग्रामीण जनसंख्या के वितरण के प्रतिरूप का संपूर्ण परीक्षण उजागर करता है कि अंतर्राज्य और अंतःराज्य दोनों स्तरों पर नगरीकरण का सापेक्षिक परिमाण और ग्रामीण नगरीय प्रवास का विस्तार ग्रामीण जनसंख्या के सांद्रण को कंट्रोल करते हैं। आपने देखा होगा कि ग्रामीण जनसंख्या के विपरीत भारत के नगरीय जनसंख्या का अनुपात 31.16% काफ़ी निम्न है। पिछले दशकों में यह वृद्धि की बहुत तीव्र दर को दर्शा रहा है। नगरीय जनसंख्या की वृद्धि दर समृद्ध आर्थिक विकास, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य संबंधित दशाओं में सुधार के कारण तेजी से बढ़ी। कुल जनसंख्या की भांति नगरीय जनसंख्या के वितरण में भी देश भर में भिन्नता पाई जाती है। फिर भी ऐसा देखा गया है कि लगभग सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नगरीय जनसंख्या काफ़ी बढ़ी। यह सामाजिक आर्थिक दशाओं के संदर्भ में नगरीय क्षेत्रों के विकास और ग्रामीण नगरीय प्रवास की बढ़ी हुई दर दोनों को इंगित करता है। उत्तरी भारत के मैदान में मुख्य सड़कों के मिलन बिंदुओं और रेल मार्गों से सटे हुए नगरीय क्षेत्र कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु में मैसूर, मडेरू, कोयम्बटूर, अहमदाबाद, सूरत, दिल्ली, कानपुर और लुधियाना, जालंधर में ग्रामीण नगरीय प्रवास सुस्पष्ट है। कृषि की दृष्टि से प्रगति रूट मध्य और निम्न गंगा के मैदानों, तेलंगाना, सिंचित पश्चिमी राजस्थान, उत्तर पूर्व के दूर दराज के पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों, प्रायद्वीपीय भारत के बाढ़ संभावित क्षेत्रों, मध्य प्रदेश के पूर्व भाग में नगरीकृत स्तर निम्न रहा। भाषाई संगठन क्या है? भारत एक भाषाई विविधता की भूमि है। ग्रियर्सन के अनुसार भारत का भाषाई सर्वेक्षण 1903 से 1928 देश में 179 भाषाएं और 544 लगभग बोलियां थी। आधुनिक भारत के संदर्भ में 22 भाषाएं अनुसूची और अनेक भाषाएं गैर अनुसूची है। अनुसूचित भाषाओं में हिंदी बोलने वाले का प्रतिशत सबसे अधिक है। लघुत्तम भाषा वर्ग संस्कृत, बोडो, मणिपुरी बोलने वाले हैं। 2011 यह देखा गया है कि देश में भाषाई प्रदेशों की सीमाएं सुनिश्चित स्पष्ट नहीं है, बल्कि उनका अपने अपने सीमांत प्रदेशों में क्रमिक विलय और अध्यारोपण हो जाता है। भाषाई वर्गीकरण क्या है देखते हैं। प्रमुख भारतीय भाषाओं को बोलने वाले चार भाषा परिवारों से जुड़े हुए जिनके उप परिवार, शाखाएं अथवा वर्ग है, इसे तालिका 1.2 से बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। देख सकते हैं आस्ट्रिक निषाद 1.38%, आस्ट्रो एशियाई जो है जिसको मोन, खमेर, मुंडा कहते हैं, मेघालय, निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ऑस्ट्रोनेशियन जो है भारत के बाहर पाया जाता है। द्रविड़ 20%, दक्षिण द्रविड़ तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल में मध्य द्रविड़ पूछा जाता है, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र। उत्तर द्रविड़ बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। चीनी तिब्बती किरात 0.85%, तिब्बती म्यांमारी, तिब्बती हिमालयनी, उत्तरी असम जो जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तरी असम, अरुणाचल प्रदेश, असम म्यांमारी, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। भारतीय यूरोपीय आर्य जो थे 73%, इंडो आर्य जो ईरानी, फारसी, भारत से बाहर, दर्दी, जम्मू और कश्मीर। भारतीय आर्य जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा है। देख सकते हैं आप लोग। धार्मिक संगठन क्या है? धर्म सर्वाधिक भारतीयों के सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन को प्रभावित करने वाले प्रमुख बलों में से एक है, क्योंकि धर्म लोगों के परिवार और सामुदायिक जीवन के लगभग सभी पक्षों में आभासी रूप से व्याप्त होता है। यह महत्वपूर्ण है कि धार्मिक संगठन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाए। देश में धार्मिक समुदायों का स्थानिक वितरण दर्शाता है। कुछ निश्चित राज्यों और जिलों में एक धर्म की, देख सकते हैं आप लोग, ये जितने भी धर्म है उनका जैन जो है, जैन जनसंख्या में कितना 4.5, कुल प्रतिशत 0.44%, सबसे कम यही है जैन का। हिंदू का सबसे ज़्यादा है, आप लोग देख सकते हैं।
जनसंख्या प्रबलता विशाल है, जबकि उसी का दूसरे राज्यों में प्रतिनिधित्व नगण्य है। भारत बांग्लादेश सीमा, भारत पाक सीमा से संलग्न जिलों, जम्मू कश्मीर, उत्तर पूर्व के पर्वतीय राज्यों और दक्कन पठार व गंगा के मैदान के प्रकीर्ण क्षेत्रों को छोड़कर धर्म और भूदृश्य क्या है? भूदृश्य धर्मों की औपचारिक अभिव्यक्ति, पवित्र संरचना, कब्रिस्तान के उपयोग और पौधों और प्राणियों के समुच्चय धार्मिक उद्देश्यों के वृक्षों के निकुंजों के माध्यम से प्रकट होती है। पवित्र संरचनाएं पूरे देश में व्यापक रूप से वितरित है। ये अस्पष्ट ग्रामीण समाधियों से लेकर विशाल हिंदू मंदिरों, स्मरणार्थ मस्जिदों अथवा महानगरों से शोभायमान ढंग से अभिकल्पित बड़े गिरजाघरों तक को हो सकती है। क्षेत्र के संपूर्ण भूदृश्य को एक विशेष आयाम प्रदान करते हैं। इन मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों, मठों और गिरजाघरों के आकार, प्रकार, स्थान, प्रयोग, जनसंख्या में भिन्नता पाई जाती है। हिंदू अनेक राज्यों में एक प्रमुख समूह के रूप में वितरित है। 70 से 90% तक उससे अधिक विशालतम धार्मिक अल्पसंख्यक मुस्लिम जम्मू और कश्मीर, पश्चिम बंगाल, केरल के कुछ जिलों, उत्तर प्रदेश अनेक जिलों, दिल्ली व उसके आसपास और लक्षद्वीप में सांद्रित है। ईसाई जनसंख्या अधिकांशतः देश के ग्रामीण क्षेत्रों में वितरित है। मुख्य सांद्रण पश्चिमी तट के साथ गोवा एवं केरल और मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पहाड़ी राज्यों, छोटा नागपुर क्षेत्र और मणिपुर के पहाड़ों में भी देखा जाता है। अधिकांश सिखों देश के अपेक्षाकृत क्षेत्रों जैसे विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में संकेंद्रित है। भारत के सबसे छोटे धार्मिक समूह जैन और बौद्ध देश के गिने चुने क्षेत्रों में संकेंद्रित है। जैनियों का प्रमुख संकेंद्रण राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों, गुजरात, महाराष्ट्र में है, जबकि बौद्ध अधिकांश महाराष्ट्र में संकेंद्रित है। बौद्ध बाहुल्य अन्य क्षेत्र सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में लद्दाख, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश में लाहौल और स्पीति है। भारत के अन्य धर्मों में जरतुश जनजातीय अन्य देशज निष्ठाएं और विश्वास सम्मिलित है। समूह छोटे समूहों में संकेंद्रित और देश भर में बिखरे हुए हैं। श्रमजीवी जनसंख्या का संगठन। आर्थिक स्तर की दृष्टि से भारत की जनसंख्या को 3 वर्गों में बांटा गया। इनके नाम है मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक और अश्रमिक। ठीक है, मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति है जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन या 6 महीने से काम करता है। सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति है जो 183 दिनों या 6 महीने से कम दिन काम करता है। इम्पोर्टेंट है। ऐसा देखा गया है कि भारत में श्रमिकों का अनुपात 2011 के अनुसार 39.8% है, जबकि 60% की विशाल संख्या अश्रमिकों की है। यह एक आर्थिक स्तर को इंगित करता है जिससे एक बड़ा अनुपात आश्रित जनसंख्या का है। आगे बेरोजगार और अल्प रोजगार प्राप्त लोगों की बड़ी संख्या के होने की संभावना की ओर इशारा करता है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों। श्रमजीवी जनसंख्या का अनुपात गोवा में लगभग 39.6%, दमन एवं दीव में लगभग 49.9% सामान्य भिन्नता दर्शाता है। श्रमिकों के अपेक्षाकृत अधिक प्रतिशत वाले राज्य हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय है। केंद्र शासित प्रदेशों में दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव की प्रतिभागिता दर ऊंची है। भारत जैसे देश के संदर्भ में ऐसा समझा जाता है कि आर्थिक विकास के निम्न स्तरों वाले क्षेत्रों में श्रम की सहभागिता दर ऊंची है, क्योंकि निर्वाह अथवा लगभग निर्वाह की आर्थिक क्रियाओं के निष्पादन के लिए अनेक कामगारों की जरूरत पड़ती है। भारत की जनसंख्या का व्यावसायिक संगठन, जिसका वास्तव में अर्थ किसी व्यक्ति के खेती, विनिर्माण, व्यापार, सेवाओं अथवा किसी भी प्रकार की, देख सकते हैं आप लोग, कृषक, ये कृषक जो है, घरेलू उद्योगिक भी है, ये सब देख सकते हैं आप लोग के व्यवसायिक स्ट्रक्चर है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सामाजिक। बेटी बचाओ, ये जो बेटी पढ़ाओ जो है ना, नरेंद्र मोदी जो थे, पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा हरियाणा के पानीपत में, कहाँ, हरियाणा के पानीपत में जो है कब स्टार्ट किया था, तो 22 जनवरी 2015 को। ठीक है, इसको याद रखेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ द्वारा जेंडर के प्रति संवेदनशील को बढ़ावा। समाज का विभाजन पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर में प्राकृतिक जैसे जैविक रूप से माना जाता है, लेकिन वास्तव में समाज सबके लिए अलग अलग भूमिका निर्धारित करता है।
और ये भूमिकाएं फिर से सामाजिक संस्थाओं द्वारा सुदृढ़ कर दी जाती है, जिसके फलस्वरूप जैविक विभिन्नताएं सामाजिक भेदभाव, अलगाव तथा बहिष्कार का आधार बन जाती है। आधी से ज़्यादा जनसंख्या का बहिष्करण किसी भी विकासशील और सब समाज के लिए एक गंभीर समस्याएं हैं। यह एक वैश्विक चुनौती है जिसको संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी पूछा जाता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना 1965 में की गई। इसका हेडक्वार्टर क्या है? तो न्यूयॉर्क है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ऐसा विकास लुप्त प्राय है। यूएनडीपी 1995 समान जन्म, किसी प्रकार का भेदभाव और विशेष रूप से जेंडर के आधार पर भेदभाव मानवता के प्रति एक अपराध है। इसलिए सभी के लिए शिक्षा, रोजगार, राजनीति, प्रतिनिधित्व के समान अवसर, समान कार्य के लिए एक वेतन, स्वाभिमान के साथ जीवन जीने का अवसर सभी को मिले, इसके लिए विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकताएं हैं। जो समाज इन सभी भेदभाव बुराइयों को दूर करने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाता है वह इस सभ्य समाज नहीं कहा जा सकता। भारत सरकार ने इन सभी को संज्ञान में लेते हुए भेदभाव में होने वाले दुष्ट प्रभावों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सामाजिक अभियान चलाया। व्यवसायिक क्रियाओं में लगे हैं। द्वितीयक और तृतीयक सेक्टरों की तुलना में प्राथमिक सेक्टर भी श्रमिकों के एक बड़े अनुपात को दर्शाता है। कुल श्रमजीवी जनसंख्या लगभग 54.6% कृषक और कृषि मजदूर है, जबकि 3.8% श्रमिक घरेलू उद्योगों में लगे हैं। 41.6% अन्य श्रमिक हैं जो गैर घरेलू उद्योगों, व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण और मरम्मत तथा अन्य सेवाओं में कार्यरत है। जहाँ तक देश की पुरुष और स्त्री जनसंख्या के व्यवसाय का प्रश्न, पुरुष श्रमिकों की संख्या स्त्री श्रमिकों की संख्या से तीनों सेक्टरों में अधिक है। देख सकते हैं आप लोग, श्रमिक और जनसंख्या के 4 भाग: कृषक, कृषि मजदूर, घरेलू औद्योगिक श्रमिक, अन्य श्रमिक। महिलाएं श्रमिक के जो कि प्राथमिक सेक्टर में अपेक्षाकृत अधिक, यद्यपि विगत कुछ वर्षों में महिलाओं की द्वितीयक और तृतीयक सेक्टरों में सहभागिता में सुधार हुई है। देख सकते हैं प्राथमिक में जो है कुल श्रमिकों 54.6% सबसे ज़्यादा प्राथमिक में है, द्वितीयक में 3.8%, तृतीयक में 41.6% है श्रमिक। यह जानना आवश्यक है कि पिछले कुछ दशकों में भारत के कृषि सेक्टर के श्रमिकों के अनुपात में उतार दिखाई दी गई है। देख सकते हैं एक में 58.2 था, 2011 में 54.6 रहा, यानी कम रहा। परिणाम स्वरूप द्वितीयक और तृतीयक सेक्टरों में सहभागिता दर बढ़ी है। श्रमिकों की खेत आधारित रोजगारों पर निर्भरता से गैर खेत आधारित रोजगारों पर निर्भरता को इंगित करता है। यह देश की अर्थव्यवस्था में सेक्टरीय स्थानांतरण है। देश के विभिन्न सेक्टरों में श्रम सहभागिता दर की स्थानीय भिन्नता है। उदाहरण के तौर पर हिमाचल प्रदेश, नागालैंड जैसे राज्यों में कृषकों की संख्या बहुत अधिक है। दूसरी ओर बिहार, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में कृषि मजदूरों की संख्या अधिक है। दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी जैसे अत्यधिक नगरीकृत क्षेत्रों में श्रमिकों का बहुत बड़ा अनुपात अन्य सेवाओं में लगा हुआ है। यह न केवल सीमित कृषि भूमि की उपलब्धता को बल्कि बृहत स्तर पर होने वाले नगरीकरण और औद्योगिकरण द्वारा गैर कृषि सेक्टरों और श्रमिकों की आवश्यकताओं को भी इंगित करता है। जैसे जनगणना, हम लोग जनगणना 2011 का जो जनगणना है, उनकी जनगणना भारत का कब कितना था? 15वां जनगणना था। कितना? 15वां नंबर का। और भारत आज़ादी का पूछे तो 7वां हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। 2011 जनगणना का आयुक्त कौन था? तो सी चंद्रमौली थे, सी चंद्रमौली। और आर्टिकल 246 के तहत जनगणना संघ सूची का एक विषय है। देखते हैं हम लोग इससे कुछ अभ्यास को रिलेटेड। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्न में से कौन सी है? तो भारत की जनसंख्या निम्न में से 121 करोड़ है। देखेंगे निम्नलिखित में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? किस में है? तो पश्चिम बंगाल। इसके आधार पर अभी बिहार हो गया है, प्रेजेंट टाइम में बिहार। 2011 के जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक है? किस राज्य में? तो महाराष्ट्र में। ऑप्शन
ख, निम्नलिखित में कौन एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है? कौन सा समूह जो भारत में विशालतम है? तो भारतीय आर्य। इस तरह से आज का जितना भी टॉप क्वेश्चन था पॉपुलेशन से हम लोगों ने इसमें कवर किया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।